जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग इससे आगे पढ़ने वाले हैं जो मूल अधिकार चल रहा था। तो मैंने आपको समानता का अधिकार बता दिया था, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 बता दिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड जो पार्ट था हम लोग का, उसका था स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। आर्टिकल 19 से हमको 22 पढ़ना है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो उसका अर्थ होता है फ्रीडम का। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं फ्रीडम, नहीं बोलते हमको आज़ादी चाहिए। ठीक है, आजकल कुछ लोग निकले हैं जिनको आज़ादी चाहिए, सरकार आज़ादी देने का प्रयास कर रही है, उसी को बोलते हैं आज़ादी। ठीक है, हमको आज़ादी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा दोस्तों आर्टिकल 19। क्या देखिएगा, इसमें जो आर्टिकल 19 से जो 22 है वो सारी आज़ादी की बात करती है। यानी कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को इस आर्टिकल में स्वतंत्रता की बात कही गई है कि इसमें हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र अधिकार दिया गया है अपने हिसाब से हर काम को करने के लिए। तो उसी के बारे में देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 19, आर्टिकल 19 या अनुच्छेद नंबर 19। ये क्या बोलता है ना, वाक की स्वतंत्रता। वाक लिखा हुआ, ठीक है। तो वाक का मतलब होता है दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, तो वाक का अर्थ होता है बोलने। ठीक है ना, तो हर एक व्यक्ति को, जो भारत में जो व्यक्ति रह रहा है, उसको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये आर्टिकल 19 कहता है, सिंपल सा याद रखिएगा। इसका जो पूरा जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, खुद को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है वाक की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आज़ादी दी गई है। अच्छा, याद रखिएगा आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। संविधान का रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ का मतलब होता है बैकबोन। यानी कि दोस्तों क्या कहा गया है, इसको कहा गया है बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि अगर आर्टिकल 19 को आप निकाल दीजिएगा संविधान से ना, इसको प्रतिबंधित कर दीजिएगा, फिर संविधान में कुछ रह ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि संविधान किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। अगर नागरिक ही नहीं रहेंगे तो फिर संविधान किसके लिए रहेगा? क्या जानवर के लिए रहेगा? नहीं। संविधान किसके लिए बनाया गया है? तो भारत के नागरिकों के लिए बनाया गया है। और उसका जो मेन जो पॉइंट है वो है आपका आर्टिकल 19, जो कहता है संविधान में हर एक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। सब कुछ तो बोलने शुरू होता है, तो इसलिए इसको कहा गया संविधान का रीढ़ कहा गया आर्टिकल 19 को। संविधान का रीढ़ आर्टिकल 19 को। अच्छा, इस बोलने का जो आर्टिकल 19 है ना, इसमें कुल नागरिकों को, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें नागरिकों को कुल 7 प्रकार की आज़ादी दी गई है। 7 प्रकार की आज़ादी दी गई। कौन कौन सी आज़ादी दी गई है दोस्तों? तो पहला दिया गया है बोलने का। ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा आज़ादी आपको है? बोलने का। आर्टिकल 19 के अंतर्गत टोटल 7 आज़ादी दिया गया। पहला हो गया आपको बोलने का आज़ादी है। जो मन करे बोलो। ठीक है, किसी से प्रेम करते हो तो बोल दो, हाँ आई लव यू बोल दो। ठीक है, हर जगह नहीं बोलना है, मार खाने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो बोलना नहीं ज़्यादा। तो हो गया बोलने का। जब बोलिएगा तो कुछ लोग आपका बात सुनने के लिए जुटेंगे नहीं जुटेंगे? तो जब कुछ लोग जुटेंगे तो क्या किसका निर्माण होगा? सभा का। ठीक है, अगर बहुत अच्छा आप बोलने वाले हैं, बहुत अच्छे अधिवक्ता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं तो बहुत लोग जुड़ जाते हैं, राहुल गांधी भाषण देते हैं तो सबको जुड़ जाते हैं। हालांकि अलग बात है कि नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो कुछ लोग सुनने के जुड़ते हैं, और जब राहुल गांधी भाषण देना शुरू करते हैं तो लोग सुनते हैं कि चलो भैया कुछ नया कॉमेडी सुनने को मिलेगा। हर नेता का अपना अपना कुछ है, व्यक्तित्व है। चलिए, तो फिर बोलना हो गया। जब बोलिएगा तो क्या होगा? लोग आपका बात सुनने के लिए सभा लगाएंगे कि चलो भैया ग्रुप बना के इनका बात सुनते हैं। अच्छा, जब सभा लग जाएगा ना तो लोग क्या बोलते हैं, काम करते हैं। जब प्रतिदिन आपको भाषण देना ही है तो काम करते हैं, हम संगठन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? संगठन, यानी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। सभा और संगठन में क्या अंतर है? तो सभा टेम्पोररी होता है कि भैया आज मेरा मन किया तो चलो सभा लगा देते हैं, कुछ बात बोलना था। लेकिन अगर उसी प्रकार का डेली बात बोलना है तो लोग क्या बोलते हैं, काम करते हैं, इसके लिए एक संगठन बना देते हैं ताकि यही बात हमेशा इसमें बात किया जाए। तो संगठन बन गया। जैसे कि कोई पार्टी है, वो भी क्या एक तरह का संगठन है। अच्छा, जब संगठन बन जाएगा तो वही बात, जो संगठन का जो बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, उसको लेकर अन्य लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि भैया इसी बात को पूरी भारत में फैलाना है। तो उस क्या होगा, फिर संगठन क्या करेगा, उसी बात को लेकर फिर चारों तरफ पूरी दुनिया में या पूरे भारत में उसको क्या करेगा, फैलाएगा। तो फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको घूमना पड़ेगा। तो पहला क्या हो गया दोस्तों? पहला इसमें कौन सा अधिकार हो गया? बोलने का, फिर सभा करने का, फिर संगठन करने का। संगठन की बातों को पहुंचाने के लिए आपको पूरी दुनिया में घूमना पड़ेगा, इसलिए हो गया इसमें आपको घूमना। कोनो दोस्तों घूमना फिर आपको पड़ेगा। अच्छा, फिर जब घूमिएगा तो कहीं ना कहीं स्टे कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो रुकिएगा। तो बोलिएगा भैया एक जगह फिर आकर रुक जाएंगे, यानी कहीं रुकेंगे, तो बोलते हैं बसना। ठीक है, अब जब बसिएगा तो थोड़ी है कि भैया हमेशा रेंट लेकर रहिए, नहीं रहेगा ना। अब मान कहीं अब 10 साल से रह रहे हैं तो बोलते हैं नहीं भाई चलो एक काम करते हैं, यहीं बसना ही है तो यहाँ संपत्ति खरीद घर बना लेते हैं। फिर क्या खरीदिएगा? वहाँ संपत्ति खरीदिएगा। और जब वही संपत्ति खरीद रहना शुरू कर दिया, फिर बोलिएगा ना कि भैया अब तो कुछ अपना जीविका के लिए कुछ कमाना पड़ेगा, नहीं कमाना पड़ेगा। तो फिर क्या करते हैं दोस्तों? फिर आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो बताइए, आर्टिकल 19 के तहत आपको टोटल कुल मिलाकर टोटल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। बोलना, सभा, संगठन, घूमना, बसना और संपत्ति और व्यवसाय। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, पहले आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अभी ये मौलिक अधिकार नहीं है। अभी आपका संपत्ति का अधिकार एकमात्र कानूनी अधिकार है। तो ये वाला अधिकार खत्म कर दिया गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि आपके पास है नहीं,
अब वो लीगल अधिकार बन गया है, लीगल राइट बन गया है, ठीक है। लीगल राइट में यानी कि लीगल अधिकार में क्या अंतर है, मतलब कानूनी अधिकार में क्या अंतर है और फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। जब हम आर्टिकल आपको 31 पढ़ाएंगे तो आपको हमें डिटेल से बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि आर्टिकल 31 का संबंध ही संपत्ति के अधिकार से है, तो उसको हम वहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये आर्टिकल 19 हो गया। अच्छा, आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है कि दंडित व्यक्तियों के मूल अधिकार, दंडित व्यक्तियों के मूल अधिकार। तो यहाँ लिखा हुआ है दंडित व्यक्ति, अर्थात दंडित व्यक्ति किसको कहा जाता है? वैसे व्यक्ति को दंडित व्यक्ति कहा जाता है जिनको कोर्ट के द्वारा सजा दिया जा चुका है, कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जा चुका है कि भाई ये आदमी अपराध किया था, किसी को छेड़खानी किया था या किसी का मर्डर किया था, तो उसको सजा मिल चुका है। तो ऐसा थोड़ी है कि जो व्यक्ति अपराध कर दिया उसका पास मौलिक अधिकार नहीं है, उसके पास भी कुछ मौलिक अधिकार है, और जेल में रहता है तो ऐसा थोड़ी उसका मौलिक अधिकार नहीं है, उसके पास भी कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो अब बात है कि उसको कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो जो व्यक्ति दंडित व्यक्ति है, जो जेल में रह रहा है, तो उसके पास 2-3 अधिकार दिए गए। पहला बोला गया है ना कि भैया वो जिस अपराध के लिए गया है ना, उसकी सजा उसको एक ही बार मिल सकती है। जैसे मान लो कि हम खून कर देते हैं या मर्डर कर देते हैं, तो हमको उसका सजा एक ही बार मिल सकता है, तो ये एक मर्डर किया तो उसको 2 बार सजा मिलेगा, नहीं ना। तो कहा गया है कि एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा, यानी एक बार अपराध किया तो 1 बार सजा मिलेगा, 2 बार अपराध करेंगे 2 बार सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक अपराध किया 3 बार सजा मिल गया, ठीक है। पहला। दूसरा क्या हुआ है ना, अपराध के समय मौजूद कानून के माध्यम से, यानी कि मान लीजिए कि अभी हम मान लीजिए किसी का मर्डर करते हुए तुरंत मर्डर कर दिए, और अभी मान लीजिए मर्डर करने का जो सज़ा है वो 7 साल की सज़ा है, और हमको सज़ा मिल गया। अब सरकार का काम किया ना कि काम करते हैं हम अब अपराध की सज़ा यानी कि जो मर्डर करने की सज़ा को हम बढ़ा देना चाहते हैं। अब जो अपराध करेगा यानी कि आज के बाद यानी कल से सरकार कल एक कानून लेके आई कि कल से जो अपराध करेगा, कल से जो मर्डर करेगा, उसके लिए उसको फांसी सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो हम तो पहले 2 दिन पहले ना खून किए थे ना, तो 2 दिन पहले जब जो कानून था, तो 2 दिन पहले कानून क्या था कि भैया किसी को खून करते हैं तो आपको 7 साल की सज़ा होगी, और 2 दिन बाद नया सरकार कानून बना देती है कि जो खून करेगा उसको फांसी की सज़ा मिलेगा। तो भैया हम जिस टाइम जो अपराध किए थे उस समय देखना पड़ेगा कि उस समय उस अपराध की कौन सी सज़ा थी। तो लिखा हुआ है अपराध के समय मौजूद कानून कौन सा था, उसी के हिसाब से सज़ा देना पड़ेगा। नया कानून बनाकर आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अपने विरुद्ध गवाही, अपने विरुद्ध आप गवाही नहीं दिवा सकते हैं। आप देखते होंगे कोर्ट में या कहीं पर भी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है कि तुम अपने विरुद्ध गवाही दो। आप मान कोई अपराध किए हुए भैया, तो वो कोर्ट का काम है, वकील का काम है और पुलिस का काम है कि तुम भैया प्रूव करोगे गलती हम किए हैं, ठीक है। आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई तुमको अपना बयान कबूलना पड़ेगा या अपना अपराध कबूलना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ भैया हमसे हो गया था गलती से, जो सजा देना दीजिए, कुछ लोग होते हैं। लेकिन बाकी जो डेली अपराध करते हैं भैया वो कहाँ अपना कबूलेगा। तो इसमें 3 अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा, जब इसी में है ना अपने विरुद्ध गवाही नहीं देने से मनाही की गई है। ये जो दंडित व्यक्ति है ना, उनको भी आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दिवा सकते मजबूरन, ठीक है, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। उसी में दोस्तों एक नाम आता है, ठीक है, कहीं कहीं एग्जाम में पूछता है, कहीं कहीं आपको जनरल की बता रहे हैं, जनरल पॉइंट बता रहे हैं। एक आता है दोस्तों पॉलीग्राफी टेस्ट, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये इसी से मिलता जुलता हुआ है, ठीक है, पॉलीग्राफी टेस्ट। इसमें क्या होता है ना, एक तरह का टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट, यानी एक तरह टेस्ट है जो झूठ पकड़ता है। तो इंसान के दिमाग में और यहाँ हाथ में कुछ 2-4 यहाँ पर कुछ लगा दिया जाता है तार टाइप में, ठीक है, कुछ पल्स टाइप में लगा दिया जाता है, और एक मशीन रहता है, और एक डॉक्टर रहेगा, या जो पूछने वाला व्यक्ति रहेगा वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा। अब होगा क्या ना कि अगर मान लीजिए जिस विषय में आपसे पूछा जा रहा है और उस विषय में अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका जो अंदर का हार्ट बीट है, क्योंकि आपको पता होगा, नहीं कहा जाता है कि तुम्हारे दिल में चोर है, नहीं कहा जाता है कि अरे दिल में चोर है तभी झूठ बोलता है, बोलता ही नहीं बोलता है। तो अब बात होता क्या है ना कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है ना, तो उसका पल्स रेट, अंदर का जो पल्स है यानी कि अंदर का जो खून है बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। इससे क्या होगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। जब कोई बच्चा झूठ बोलता होगा या जो आदमी झूठ बोलता होगा, जिसको कभी झूठ बोलेगा आदि नहीं है, तो क्या करेगा ना, जब झूठ बोलेगा ना तो उसका पल्स है ना बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये मशीन पकड़ लेता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट, ठीक है, यानी झूठ पकड़ने वाला मशीन है, इसी को बोलते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट। यहाँ कुछ लगा दिया जाता है और वहाँ पर टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार बात है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए नहीं बोल सकते। हाँ, अगर ये व्यक्ति जो अपराधी व्यक्ति है वो बोलेगा हाँ भैया हम चाहते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट करवा दिया जाए, तब हो सकता है, अन्यथा फिर ऐसे टेस्ट वो नहीं होगा। पास में है, चलिए। अच्छा, देखते हैं अंतिम में देखते हैं दोस्तों, अगला है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या होता है, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार मतलब क्या हो गया कि भैया हमको तो जीवन जीने का अधिकार तो है अपना, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा अधिकार है। इसमें क्या हुआ है ना, समय समय पर आगे चलकर इसमें बहुत सारी बात जोड़ी गई है, लेकिन मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट अधिकार है। जैसे एक आपको दोस्तों आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें एक नया अधिकार जोड़ दिया गया था। इसमें कहा गया था अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार में ही शामिल क्या है दोस्तों, तो आपका शामिल है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
ठीक है। और ये अधिकार किसके कारण जोड़ा गया था, तो एक लड़की थी, जिसका नाम था मोहिनी जैन। एक लड़की थी, जिसका नाम था मोहिनी जैन, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको कारखानों में काम लगाया जाता है, तो सरकार की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको शिक्षित किया जाए। इसलिए आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, ये सरकार को आदेश दिया कि हर एक बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, और इसको संविधान में आगे चलकर संसद ने आर्टिकल 21A में, आर्टिकल 21A में, यानी 21 में ही एक 21A जोड़कर, ठीक है ना, लिख ये दिया ना कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं, 6 उम्र से लेकर 14 साल के जितने बच्चे हैं ना, उनको सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, ये किसके कारण हुआ था दोस्तों, तो मोहिनी जैन एक नाम की लड़की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया और इस केस का नाम है मोहिनी जैन वाद। ठीक है, वाद का मतलब क्या होता है, केस, ठीक है ना, तो इस केस का नाम ये है। और इसी के चलते ध्यान रखिए दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा पूरे भारत में। इसके चलते आगे चलकर उस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और भारत में, ठीक है, एक अभियान लॉन्च किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें गांवों तक शिक्षा पहुंचानी थी, और गांवों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा पारा टीचर की भर्ती की गई थी, जहां पर ऐसे टीचर की भर्ती की गई थी जिनको कम फी देकर, ठीक है ना, मिनिमम फी देकर उनसे बच्चों, जो गांव, ऐसे बच्चे जो गांव देहात में रहते हैं, उनको शिक्षित किया जाए। तो इसका ये लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इसी में दोस्तों एक और आता है दोस्तों, निजता का अधिकार। ठीक है, निजता का अधिकार, तो एक व्यक्ति थी, जिसका नाम था पुट्टा स्वामी। ठीक है, ये केस 2017 का है। तो पुट्टा स्वामी एक व्यक्ति थे और उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया कि भैया जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो है ना, उसको भी कहाँ शामिल किया जाना चाहिए, तो जीवन जीने के अधिकार में। क्यों बताइए, हमको अगर गरिमा से जीवन जीना है, गरिमा किसी लड़की का नाम नहीं है, गरिमा मतलब होता है कि भैया हमको अच्छा से जीवन जीना है, हमको, मेरे पर कोई आरोप नहीं लगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भैया मेरे को प्राइवेसी रहने रहेगा। जैसे आजकल का लड़का लड़की लोग, ठीक है, जो जनरली बात करते रहते हैं, ठीक है, अब भाई किससे बात कर रहे, नहीं बात कर रहे हैं, वो तो मेरा मैटर है। ठीक है, तो अब बात करता है ना, बात करते हैं, सबको बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किससे बात करते हैं, तो भैया निजता मेरा बात है ना, निजता मतलब ये प्राइवेसी का बात है, सबसे थोड़ी इंटरप्रिटेंगे। और कोई व्यक्ति ये बात को कहीं उजागर कर देता है तो भाई मेरा बदनामी होगा ना कि मेरे फोकस बात करता है, एक बात करता रहता है, तुमको क्या मतलब है। ठीक है, तो इसे कहा गया कि निजता का अधिकार को भी कहाँ शामिल किया जाए, जीवन जीने के अधिकार में आर्टिकल 21 शामिल किया जाए। तो आगे चलकर पुट्टा स्वामी वाद में, पुट्टा स्वामी एक व्यक्ति थे, जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात माना कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी किसके अंतर्गत आता है, तो उसको जीवन जीने का अधिकार में, क्योंकि आपको जीवन जीना है तो अच्छा जीवन जीना है ना। अब आपको कोई भांडा फोड़ देगा, ठीक है, तो कैसा रहेगा, ठीक नहीं रहेगा ना। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई। चलिए अभी आर्टिकल हमको 22 देखना है, तो देखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, तो आते हैं आर्टिकल नंबर 22, अनुच्छेद नंबर 22। इसमें लिखा हुआ है मनमानी पुलिस हिरासत में लेने के विरुद्ध अधिकार। यानी कोई व्यक्ति अगर को पुलिस के द्वारा मनमानी रूप से पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है, तो उसको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जनरली इसको बोला जाता है तो डिटेंशन करना, ठीक है, डिटेंट करना। ठीक है, नहीं बोलते हैं कि इस व्यक्ति को डिटेन कर दिया गया है, पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। डिटेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पकड़ना। ठीक है, इसी को बोलते हैं निरोध। तो किसके द्वारा डिटेन किया जाता है, तो पुलिस के द्वारा डिटेन किया जाता है। तो डिटेंशन दो तरह के होते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, डिटेंशन दो तरह के होते हैं। पहला होता है दंडात्मक निरोध और दूसरा होता है निवारक निरोध। इन्हीं से बोलते हैं पुनिटेटिव डिटेंशन और दूसरे को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब पहले बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दंडात्मक निरोध की, अर्थात पुनिटेटिव डिटेंशन की बात करते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर देता है, जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर देता है तो उस पर लगेगा आपका दंडात्मक निरोध लगेगा। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है और उसका जब पुलिस गिरफ्तार करती है ना, तो उसको बोलते हैं दंडात्मक निरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, दंडात्मक निरोध बोलते हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है, जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति किसी का खून कर दिया है, ठीक है, तो उस पर क्या लगेगा, तो दंडात्मक निरोध लगेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपराध कर दिया है। ठीक है, तो क्या लगेगा, कानून का उल्लंघन के बाद लगता है। ठीक है, तो किसी की हत्या करना कानून का उल्लंघन है कि नहीं है, तो कानून का उल्लंघन है। ठीक है, अब बात समझिए, जब व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है ना, और जब उसको पुलिस उठाकर ले जाती है, पुलिस उठाकर क्या करती है, उसको ले जाती है, तो उसके पास 2-3 चीज़ें, ठीक है दोस्तों, उसको 2-3 चीज़ दिया गया है संविधान की तरफ से। पहला ये दिया गया है ना, उसको 24 घंटा के अंदर, ध्यान रखिएगा, 24 घंटा के अंदर उसको जज के सामने, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, 24 घंटा के अंदर उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरा, जो व्यक्ति अपराध किया है उसको अपना मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। अपना वकील को फोन कर सकता है कि हाँ भैया आप यहाँ हैं, आप अपना पूरा तामझाम लेके आइए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जब व्यक्ति कोई अपराध करता है ना, अपराध कर लिया है, तो उसके खिलाफ पुलिस के पास FIR कॉपी होना चाहिए। ठीक है, क्या दोस्तों, FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है उसके खिलाफ FIR होना चाहिए, तभी पुलिस क्या करेगी, गिरफ्तार उसको
करेगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि एफआईआर में दिखाना होगा कि भैया आपके ऊपर ये अपराध लगा हुआ है, इसलिए आपको हम क्या कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। जब ये तीनों चीज़ हो जाएगा, ठीक है, तो आपको 24 घंटे के अंदर वकील के सामने जज के सामने पेश किया जाएगा और यहाँ पर इसके फिर आपके बाद केस आगे चलेगा। याद रखिएगा, मैं अभी इसको पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे ये होने वाला है। ठीक है, अभी आप बने रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, निवारक किसको बोलते हैं, यानी कि प्रिवेंटिव किसको बोलते हैं। प्रिवेंटिव मतलब होता है बचाव करना। ठीक है, नहीं बोलते हैं कि दुर्घटना से देर भली, आप लोग सुनते होंगे दुर्घटना से देर भली। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि अगर हम बहुत तेज़ी से बाइक चला रहे होंगे, ठीक है, और हमको पता है कि आगे गड्ढा है, तो अपना हम गाड़ी को क्या कर लिए, स्लो कर लिए, तो क्या किए, निवारक यानी प्रिवेंटिव किक नहीं किए, यानी कि अपने आप को पहले से बचाव कर लिए कि हाँ भैया ऐसा कुछ हो सकता था। ठीक है, तो पुलिस के पास भी ये पावर है ना कि अगर मान लीजिए पुलिस को कहीं से इनपुट मिल गया, पुलिस को कहीं से खबर मिल गया कि ए नाम का व्यक्ति है बी नाम की हत्या करने जा रहा है, ए एक नाम का एक व्यक्ति है जो बी की हत्या करने जा रहा है, तो पुलिस पता की पता करो तो ए नाम का व्यक्ति कहाँ है, तो पता चला कि यहाँ पर है और जा रहा है उसकी हत्या करने। तो पुलिस क्या की, तुरंत उसके पास गई और उसको पकड़ी, और पकड़ी देखी तो उसका हथियार निकला। क्लियर ना, तो पुलिस क्या की, अपराध करने से पहले उसको पकड़ी कि नहीं पकड़ी, पकड़ी ना। इसी को बोलते हैं निवारक निरोध, अर्थात प्रिवेंटिव यानी बचाव करना। अपराध होने से पहले क्या कर लिया, पुलिस द्वारा बचाव कर लिया गया, इसी को बोलते हैं निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो ये कानून के उल्लंघन से पहले ही क्या कर लिया गया, उसको रोक लिया गया। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है दोस्तों, तो बेस्ट एग्जाम्पल देखो आपको 3 यहाँ नाम लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए पुलिस जब ये काम करती है ना, तो ये एक्ट के माध्यम से करती है। पुलिस के सामने जब भी कोई अपराध होता है ना, और जो उसके आगे काम करती है, तो उसके लिए उसके पास कुछ कानून अधिकार होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मनमाना हो जाएगा, नहीं होगा, उसको कुछ कानून अधिकारी होगा तभी वो करेगा। पहला हो गया दोस्तों, एक हो गया आपका रोलेट एक्ट, आप नाम सुने होंगे। जब अंग्रेज लोग थे ना, तो क्या करते थे, आप सुनते उसको बोला जाता है काला कानून। ठीक है, इसमें ना वकील ना दलील, ठीक है, सीधा जेल था इसमें। तो यानी कि यहाँ पर इस रोलेट एक्ट के माध्यम से जब हमारे जो देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको बिना कारण, ठीक है, बिना कारण बताए हुए जेल में रख दिया गया था 2-3 साल के लिए। तो रोलेट एक्ट के ही समान है। ठीक है, तो ये पुराना कानून हो गया। ये भी कैसा था दोस्तों, रोलेट एक्ट कैसा कानून है ये, तो निवारक निरोध, यानी कि अपराध करने से पहले ही आपका गलती के लिए आपको हम उठा के जेल में डाल देंगे। उसी प्रकार आपके देश में ध्यान रखिए दोस्तों, 2 अभी कानून वर्तमान चल रहा है। एक चल रहा है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ठीक है, और दूसरा चल रहा है UAPA, ठीक है ना, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, भारत में है और उस पर अगर सरकार को शक है कि ये कोई गलत काम कर सकता है, देश विरोधी काम कर सकता है, तो एक सरकार द्वारा कानून बनाया गया है UAPA, ठीक है, 1967। इसके तहत उस व्यक्ति को बिना कारण बताए, यानी कि दोस्तों बिना कारण बताए उसको सरकार 2 से 6 महीने के लिए जेल में रख सकती है, और बाद में उसको फिर धीरे धीरे करके 3-3 महीना करके उसको बढ़ा सकती है। यहाँ पर जब पुलिस गिरफ्तार करेगी ना, तो यहाँ पर FIR नहीं दिखाएगी, यानी कि आपको बता खाली इतना इसमें होना चाहिए ना कि आपको यहाँ शक के आधार पर, ठीक है, शक होने के आधार पर आपको उठाकर जेल में डाल दिया जा सकता है। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इसको आपको बताने वाले हैं कि FIR कैसे होता है।